हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, सरस आजीविका मेला 2023। तो सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला कब से कब तक? तो अक्टूबर 26 से लेकर के 11 नवंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। किस जगह पे? तो लेजर वैली ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्या है कि 28 राज्यों की जो स्वयं सहायता समूह की कम से कम 800 जो महिलाएं हैं उनको इस मेले में बुलाया जा रहा है। उनके जो हथकरघा हैं, जो शिल्प हैं, उनकी जो कलाकृतियां हैं, उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। इससे क्या होगा कि महिलाओं का जो काम है उसको पहचान मिलेगी नेशनल लेवल पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जानेंगे और उनको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। यह जो पूरा आजीविका मेला चल रहा है, ये किसके तहत किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत्योदय योजना जो चल रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत ये सरस आजीविका मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसमें मेंशन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब कि ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है वह इस आजीविका मेला को कंडक्ट करवाता है। इसके मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है उसके मंत्री हैं। क्या हमने चर्चा की है? सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा के गुरुग्राम में। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा एग्जीबिशन लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। तो पहले सरस आजीविका मेला की शुरुआत कब हुई है? तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात मेलों की हो रही है तो कुछ और भी जो प्रश्न बन सकते हैं आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मेला किसे कहा जाता है? हमारे भारत का जो कुंभ मेला है इसको विश्व का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। पहले नंबर पे कुंभ, दूसरे नंबर पे तो दूसरा सबसे बड़ा मेला क्या है? मेदाराम जतारा मेला। यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो तेलंगाना में कोया जो जनजाति है इस मेले को आयोजित करवाती है। मेदाराम जतारा, इसको भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला बोला जाता है। आगे फैक्ट देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मेला, तो जो एशिया महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा मेला बोला जाता है बिहार के सोनपुर को। तो बिहार वाले सब प्राउड फील करेंगे कि बिहार का जो सोनपुर मेला है उसको एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। यह कहाँ पर आयोजित होता है? तो हरिहर जो क्षेत्र है उसमें आयोजित होता है, तो इसलिए इसको हरिहर क्षेत्र मेला या फिर छत्तर मेला भी बोला जाता है। और क्या? तो हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में ये जो बिहार का सोनपुर मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। पुराने समय में जो राजा महाराजाओं के हाथी घोड़े थे उस तरीके का मेला आयोजित किया जाता था, वहाँ पे उनकी खरीद बिक्री होती थी। तो उसी की थीम पे बिहार में ये सोनपुर मेला लगता है, पशुओं की खरीद बिक्री से संबंधित है। एशिया का सबसे बड़ा मेला, इसको भी ध्यान रखेंगे, वनडे एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है कि सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल। वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर विंड टनल है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे सैन्य जो प्रशिक्षण के लिए इसको बनाया गया है, इस टनल को, विंड टनल को, इसमें क्या होगा, एक टनल होगा, नीचे से बहुत तेज गति से जो है हवाएं आएंगी और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी जो सैनिक हैं। इससे क्या होगा कि जब जो आपातकाल वाली स्थिति होती है, जब सेना के जो सैनिक है जब आपातकालीन युद्ध में जाते हैं तो अगर उनको अचानक से हाई जंप करना होता है, ऊंचाई से नीचे कूदना होता है, तो इस तरह के विंड टनल के माध्यम से उन्हें पहले से ही ट्रेंड किया जाएगा जिससे कि वो अपना कौशल दिखा सके और कोई भी उनमें बाधा न आए। तो जो ये सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल है, कहाँ पर बन रही है? ये हिमाचल प्रदेश के एक ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग स्कूल में इस वर्टिकल विंड टनल को बनाया गया है। प्रमुख कौन है ये जान लेते हैं। तो जनरल मनोज पांडे जी हैं, इन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 29वें नंबर के जो प्रमुख सेनाध्यक्ष हैं, कौन? जनरल मनोज पांडे। मैंने बताया कि ये प्रशिक्षण स्कूल में यहाँ पर ये आयोजित हो रहा है, एक तरीके का प्रशिक्षण है। किस चीज़ का प्रशिक्षण हो रहा है? तो कॉम्बैट फ्री फॉल जो कौशल है इसका। कॉम्बैट फ्री फॉल कहने का मतलब है फ्री और फॉल यानी कि बिल्कुल आज़ादी से, बिल्कुल मुक्त, बिना डरे हुए, फॉल यानी कि नीचे गिरना, तो ऊंचाई से नीचे कूदने का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कॉम्बैट फ्री फॉल का प्रशिक्षण किसके तहत? तो वर्टिकल विंड टनल के तहत। कहाँ पर दिया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर इसको दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। ध्यान में रखेंगे माइग्रेशन की समस्या अभी वैश्विक लेवल पे भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है।
इसके लिए जो है रिपोर्ट जारी करता है कौन? OECD, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। तो इस साल 2023 के लिए रिपोर्ट जारी किया है। मैंने पहले बता दिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, OECD है, वह इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसमें क्या बताया जाता है कि दुनिया भर में प्रवासन की क्या प्रवृत्ति चल रही है, मतलब कि कहाँ पर जब सबसे ज़्यादा किस देश में प्रवास हो रहा है, कहाँ से लोग सबसे ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया जाता है। तो OECD में क्या बताया है OECD ने कि सबसे ज़्यादा प्रवास कहाँ हो रहा है? तो भारत से, मतलब कि इस लिस्ट में टॉप किया है भारत ने। भारत से सबसे ज़्यादा प्रवास हो रहा है। पहले चाइना था, हमने चाइना को बीट कर दिया है। अब भारत से सबसे ज़्यादा प्रवासी निकल रहे हैं। कितने? तो लगभग 0.41 मिलियन प्रवासी प्रवास कर रहे हैं पिछले 2 सालों में, यानी कि 2021 और 22 में मिला करके देखा जाए तो 2.41 मिलियन जो प्रवासी हैं इन्होंने भारत से प्रवास किया है। चाइना को बीट किया है। चाइना लगभग 0.23 मिलियन के है, अभी हम उससे बहुत ऊपर चले गए, मतलब हमारे यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा हो रहा है। मेजर कारण क्या है पलायन का? तो जो जलवायु प्रेरित जो विस्थापन है ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। जो जलवायु है, कहीं पर बाढ़ आ रहे हैं, कहीं पर सुनामी आ रही है, कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं, तो इन सब की वजह से पलायन या विस्थापन सबसे ज़्यादा हो रहा है। साथ में साथ आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी है कि आर्थिक गतिविधियों की वजह से भी पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। शीर्ष गंतव्य देश कौन कौन से हैं? तो इस लिस्ट में हमेशा टॉप पे रहता है USA, जर्मनी, UK और स्पेन। मतलब सबसे ज़्यादा पलायन तो कहाँ से हो रहा है? भारत से हो रहा है। यहाँ से लोग सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, पर गंतव्य यानी कि जा कहाँ रहे हैं तो प्रिफर किया जाता है सबसे ज़्यादा USA को, उसके बाद जर्मनी, फिर UK और स्पेन। ये टॉप 4 देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गंतव्य होता है। और किस देश से हो रहा है? तो भारत से हो रहा है। इसलिए ये रिपोर्ट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 कौन जारी करता है? तो OECD इसको जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, OECD के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो OECD क्या है? यह एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। और क्या करती, इसकी स्थापना हुई 1961 में। मैंने बताया इसके नाम में ही है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब कि अर्थव्यवस्था में ये जो है सहायता करता है, भागीदारी देता है। तो OECD स्थापना कब हुई है? 1961। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। लगभग 38 देश इसके सदस्य हैं। यह प्रश्न भी बनता है कि लेटेस्ट कौन जुड़ा है? तो 2020 में कोलंबिया और 2021 में कोस्टारिका जो है वो अंतिम रूप से OECD के सदस्य देश बने हैं। टोटल कितने हैं? 38। 2020 में जुड़ा है कोलंबिया और 2021 में क्रोएशिया, कोस्टारिका। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमेशा स्टेटमेंट वाइज परीक्षा में पूछा ही जाता है, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या है, OECD का क्या भारत सदस्य है? तो नहीं, OECD का भारत सदस्य नहीं है। स्टेटमेंट बन सकता है कि भारत OECD का सदस्य है, लेकिन भारत OECD का सदस्य नहीं है। क्या है? आर्थिक भागीदार के रूप में वहां पर वो जाता है। तो भारत OECD का सदस्य नहीं है। इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। U23 यानी कि अंडर 23, कौन सा? महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। तो अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी यहाँ की रितिका हुड्डा जी ने इसको जीता है। रोहतक की ये रहने वाली हैं। और जो 76 किलोग्राम वर्ग कुश्ती का जो होता है, ऐसे वजन के हिसाब से कुश्ती में कई सारे वर्ग होते हैं, तो जो 76 किलोग्राम वर्ग ग्रुप में इन्होंने, किन्होंने? रितिका हुड्डा जी ने अंडर 23 जो खिताब है उसको जीता है। ये 21 वर्ष की हैं, इसलिए अंडर 23 में इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती है। ऐसा करने वाली देश की पहली महिला है, लेकिन दूसरी भारतीय हैं। तो महिला तो ये पहली है, दूसरी भारतीय हैं। तो पहला कौन है इनके पहले? तो पहला जो है अमर सहरावत। अमर सहरावत जो है इनके पहले भी अंडर 23 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीत चुके हैं। और अब रितिका हुड्डा जी बनी है पहली महिला जिन्होंने, लेकिन अमर जो सहरावत जी हैं उन्होंने कुछ 57 kg वर्ग ग्रुप में जीता था, और रितिका हुड्डा ने यानी कि उनसे ज़्यादा 76 किलोग्राम वर्ग ग्रुप में इसको जीता है। कौन सा? तो अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीता है? रितिका हुड्डा जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ। तो ये जो पूरा कार्यक्रम था कहाँ पर? अल्बानिया में आयोजित हुआ था। अब अल्बानिया के बारे में जान लेते हैं कि अल्बानिया की अवस्थिति क्या है। तो अल्बानिया की जो अवस्थिति है वह क्या है? दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है। कौन? अल्बानिया। कहाँ का देश है? दक्षिण पूर्वी यूरोप का।
अच्छा, एक फैक्ट मैंने और मुझे बताना है कि ये जो रितिका हुड्डा जी हैं, ये जीती तो हैं, पर इन्होंने किसको हराया है? तो हराया है अमेरिका की कैनेडी एलेक्सिस को। ये भी प्रश्न बनता है कि किसको हराया है, तो ध्यान रखेंगे कि कैनेडी एलेक्सिस को इन्होंने हराया है। कहाँ की है? तो अमेरिका की है। आयोजन कहाँ हुआ? अल्बानिया की राजधानी तिराना में। तो अल्बानिया जो बाल्कन देश है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? तो अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। अब देखते हैं आगे कि अल्बानिया के बारे में, उसकी अवस्थिति देख लेते हैं। तो अल्बानिया जो है एक बाल्कन देश है। कहाँ पर? तो अल्बानिया जो है वो दक्षिण पूर्व यूरोप में ये आता है। इसके साथ साथ एक फैक्ट और भी क्या है कि ये जो है इसकी तटीय सीमा कहाँ से कहाँ तक लगती है? तो दक्षिण पश्चिम में जो एड्रियाटिक सी है और आयोनियन सी है, तो इसकी तटीय सीमा लगती है अल्बानिया की दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर से और आयोनियन सागर से। इसके उत्तर में कौन है? तो उत्तर में कोसोवो है, दक्षिण में यूनान है। ये जो फैक्ट मैं बता रही हूँ इसको आप मैप में भी देखेंगे, तब जाके आपको याद होगा। कई बार जो कंट्रीज फेमस होती हैं उससे रिलेटेड आसपास की जगहों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अल्बानिया जो है बाल्कन देश है, उत्तर में इसके कोसोवो है, दक्षिण में यूनान है। तटीय सीमा दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर से और आयोनियन सागर से लगती है। राजधानी क्या है इसकी? तिराना है। और मुद्रा क्या है? तो अल्बानिया जो लेक है वो इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन है? एदी रामा जी इसके प्रधानमंत्री हैं। बाल्कन देश दक्षिण पूर्वी यूरोप में। तो बाल्कन देश में और कौन कौन से देश आते हैं ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रमुख रूप से बाल्कन देश में अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया, ये जो प्रमुख कुछ देश हैं। जो बाल्कन जो है वो एक ग्रुप है, बहुत सारे देशों का एक समूह है। तो उस बाल्कन समूह में कौन कौन आते हैं? अल्बानिया तो आता ही है, साथ के साथ बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रोमानिया, ये सब भी इसमें आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक है डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन। तो डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन, डार्क पैटर्न कहने का मतलब क्या है कि ये पहली बात तो किसके लिए है? तो ये जो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां आजकल चल रही हैं, जो अपना मार्केटिंग करती हैं, उपभोक्ताओं को भ्रामक जो विज्ञापन दिखा दिखा के अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, इसके लिए है। तो डार्क पैटर्न क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कोई भी चीज़ आप ऐड टू कार्ट में रखते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई शॉपिंग की ऑनलाइन, कुछ सामान आपको बाद में लेना होता है तो आप ऐड टू कार्ट कर देते हो। फिर कंपनी क्या करती है? आपको रिमाइंडर के रूप में उसको बार बार ये दिखाती है कि आपके कार्ट में ये चीज़ है, आपको ये चीज़ लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार कोई भी आपका फेस्टिवल आता है तो बम्पर सेल करके बताया जाता है कि बम्पर सेल है, 50% ऑफ, 60% ऑफ। तो ये सब क्या होता है? कंपनियों को, उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की ये ट्रिक होती है। ये इसके लिए पूरा एक सेटअप बना के चलते हैं, जो ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है ताकि जो उपभोक्ता है उनको कैच किया जाए। तो डार्क पैटर्न इसी को कहते हैं। अब इसी डार्क पैटर्न जो को टैकल करने के लिए जो डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन जो है हमारी सरकार लेके आ रही है, इसमें क्या होगा? इसमें हम भी एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे काउंटर करने के लिए। अगर ई कॉमर्स कंपनियां सॉफ्टवेयर बना रही हैं उपभोक्ताओं को गलत प्रचार करने के लिए, तो अब सरकार भी एक सॉफ्टवेयर बनाएगी। इसमें क्या होगा कि जितने भी ये डार्क पैटर्न वाले काम चल रहे हैं इनको रोकने का काम किया जाएगा। कि इसके लिए कहाँ पर इसकी शुरुआत हो रही है? तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है। और भारत ऐसा कुछ करने वाला पहला देश बन गया है। मतलब अब तक किसी देश ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन भारत एक ऐसा देश बन गया है जो इस तरीके के डार्क पैटर्न बस्तर हैकाथॉन टाइप की कोई चीज़ सोच रहा है या ऐसी नई पहल लेकर आ रहा है। किसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है? तो उपभोक्ता मामले के विभाग और IIT BHU की ये संयुक्त पहल है। उपभोक्ता मंत्रालय के जो विभाग हैं और IIT BHU है, ये दोनों मिल करके इस तरीके का डार्क पैटर्न जो बस्टर हैकाथॉन है इसको पूरा कंडक्ट करवा रहे हैं। कहाँ पर हो रहा है? तो इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। WHO के द्वारा अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्ति। तो किसे WHO ने अपना टीबी सलाहकार, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, संक्रामक रोग है। और कोविड-19 में जब बहुत सारे केसेस आए थे तो ये भी चल रहा था कि
हमें तो कोविड के बारे में आज पता चला है, पर टीबी ऐसी बीमारी है जिससे हर साल सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। तो टीबी एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है हमारे देश के लिए भी और विश्व के लेवल पे। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा अपने टीबी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो प्रोफेसर सारंग देव जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है डब्ल्यूएचओ ने। किसके पद पर? तो टीबी सलाहकार, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसके लिए सारंग देव जी को इसका सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में संकाय और अनुसंधान के ये उपडीन है और मैक्स यूनिवर्सिटी, मैक्स इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी ये कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। तो किसको? प्रोफेसर सारंग देव। कौन? तो क्या बने हैं? टीबी के सलाहकार बने हैं। टीबी को खत्म करने के लिए भारत का टारगेट क्या है कि हम 2025 तक कर लेंगे। ग्लोबल टारगेट ये है कि 2030 तक को विश्व को टीबी मुक्त बनाना है, पर भारत 5 साल पहले का टारगेट लेके चल रहा है। तो हम 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, ऐसा हम टारगेट लेके चल रहे हैं। टीबी के बारे में मैंने बताया कि ये क्या है? एक संक्रामक बीमारी है, फेफड़ों से संबंधित ये एक बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है जीवाणु है जिससे टीबी फैलती है। संक्रामक रोग कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के जो इस बीमारी से ग्रसित है, अगर उसके संपर्क में आया जाए तो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। और ये केवल फेफड़ों को ही नहीं, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो ये किडनी को, मस्तिष्क को बहुत डैमेज भी कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। यूरोपीय संघ और भारत के मध्य में पहला संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास हुआ है। पहला हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सैन्य अभ्यास तो ऐसे भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। तो किसके किसके बीच हुआ है? यूरोपियन संघ और भारत के बीच में पहला संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये गिनी की खाड़ी में है। कब? 24 अक्टूबर 2023 में इसको कंडक्ट कराया गया। कहाँ पर? गिनी की खाड़ी में यूरोपियन संघ और भारत के बीच पहला ये संयुक्त नौसेना अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सुमेधा जो है, एक जहाज है, गश्ती जहाज है, उसने इसमें भागीदारी ली है। तो आईएनएस सुमेधा। अब यूरोपियन यूनियन में तो कल मैंने बताया था कि 27 देश हैं। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इटली, फ्रांस, स्पेन, ये जो 3 जो देश हैं वह यूरोपियन यूनियन की तरफ से इसमें भागीदारी दे रहे हैं। भारत से कौन? तो आईएनएस सुमेधा। और यूरोपीय संघ के देश कौन? इटली, फ्रांस और स्पेन। नौसैन्य अभ्यास है। तो अब देख लेते हैं कि अन्य देशों के साथ भारत के कौन कौन से नौसैन्य अभ्यास हैं जो रिसेंट में हुए हैं या फिर जो महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से हैं? भारत और फ्रांस के बीच में वरुण चलता है। अभी ये इस साल जनवरी 2023 में ही इसको कंडक्ट कराया गया था। तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण, भारत और मलेशिया के बीच में समूह लक्ष्मण, भारत और यूएसए के बीच में साल्वेक्स, भारत और यूएई के साथ बिलात, और भारत और कतर के बीच में जायर अल बहर एंड सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स। ये जो है सिंगापुर वाले हमेशा दिखता है क्वेश्चन में। साथ के साथ जो गल्फ कंट्रीज होती हैं ये भी जो है यूपीपीसीएस के तो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। तो अगर उनसे संबंधित कहीं पे हो रहा है, जैसे कि यूएई हो गया, कतर हो गया, तो इनसे संबंधित कोई युद्धाभ्यास है तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं एक बार फिर। भारत और फ्रांस वरुण, मलेशिया के साथ समूह लक्ष्मण, यूएसए के साथ साल्वेक्स, यूएई के साथ बिलात, कतर के साथ जायर अल बहर और सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स। तो ये कुछ नेवल युद्धाभ्यास हैं जो मैंने इस टॉपिक के साथ साथ आपको कराए हैं। तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी? यूरोपियन संघ और भारत के नौसेना युद्धाभ्यास से शुरुआत की थी। कहाँ पर हो रही है? गिनी की खाड़ी में। भारत से कौन? तो आईएनएस सुमेधा। और कौन से यूरोपीय देश? तो इटली, फ्रांस और स्पेन इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट। कौन सा है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकॉन। जो इस साल है, चुनाव आयोग ने कम से कम 4-5 लोगों को अपना नेशनल आइकॉन चुना है। क्यों चुना है? कि जो इस बार जितने भी इस साल भर में चुनाव होने वाले हैं उसमें ये जो है एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आएंगे। क्या होता है कि जो फेमस हस्तियां होती हैं उनको देख करके जो आम जनता है वो प्रमोट होकर वोट देने के लिए आती है। तो इसको ध्यान में रख करके नेशनल आइकन्स बनाए जाते हैं। तो नेशनल आइकन किसे राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने अपना रिसेंट बनाया है? तो राजकुमार राव जी हैं जो बहुत ही एक अच्छे एक्टर हैं। इनको
राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने इस बार अपना नेशनल आइकन बनाया है। अभी हाल में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। इसके पहले कौन कौन शामिल थे, तो देखिए पंकज त्रिपाठी, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, MC मैरी कॉम, मतलब जितने भी ये बहुचर्चित, बहुत ही फेवरेट हैं, ये आम जनता के बीच में बहुत ही फेवरेट, ये फेमस चेहरे हैं, तो इनको जो नेशनल आइकॉन के रूप में निर्वाचन आयोग ने नियुक्त किया था। हाल में किसको किया है, तो राजकुमार राव को। अब देख लेते हैं कि चुनाव आयोग से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान। टॉपिक तो करंट का है, लेकिन कुछ संविधान से संबंधित प्रावधान भी देख लेते हैं, ये प्रश्न बनता ही है। तो जो चुनाव आयोग है, इसके बारे में भाग 15 में वर्णित है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। पहला जो अनुच्छेद है 324, हम कुछ इंपॉर्टेंट्स को देख रहे हैं। तो 324 में क्या है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 324 में। 26 में क्या है कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए, मतलब एक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार, मत देने का अधिकार होना चाहिए। ये कहाँ कहा गया है, तो अनुच्छेद 326 में इसकी बात की गई है। अच्छा, वयस्क मताधिकार की उम्र अभी तो 18 साल है, लेकिन ये पहले 18 साल नहीं थी, पहले ये थी 21 वर्ष। तो किस संशोधन के द्वारा 21 से घटा करके उम्र 18 की गई, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जाम में। तो क्या है, 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 1988 का, उसमें मतदान की जो सीमा है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा, तो 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में आया वो। हमने देखा 324 में निर्वाचन आयोग की बात है, 326 में वयस्क मताधिकार है, 327 में है कि विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए संसद के पास शक्ति है। तो ये बात किस में की गई है, 327 में इसकी बात की गई है। और 329 में कहा गया है कि हमेशा जो भी चुनाव होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें मुद्दा होता ही होता है। तो 329 में बोला गया है कि चुनाव संबंधी किसी भी मामले में न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो बात है ये 329 में की गई है। तो 324, 26, 27 और 29 मैंने जो इंपॉर्टेंट हैं उनको बता दिया। ये हमेशा किसी ना किसी रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो फैक्ट के रूप में आ जाए, वन लाइनर, या फिर स्टेटमेंट वाइज आ जाए। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक के साथ साथ इस संवैधानिक प्रावधान को भी आपको करा दिया है। आई होप आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये कंटेंट, हमारी ये मुहिम अच्छी लगी है, तो हमारे नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।